हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी? होपफुली कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को पूरी तरीक़ा से समाप्त करेंगे। आज का जो लेक्चर होगा हमारा, वो अंतिम लेक्चर होगा और ये लेक्चर यानी कि क्लास नंबर 8 है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का। जैसा कि आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में कौन-कौन से टाइप्स होते हैं, उन सभी टाइप्स को हम लोगों ने बेहतर ढंग से, अच्छे तरीक़ा से उस कांसेप्ट को बेहतर किया, पढ़ा है। होपफुली कि आपने वो लेक्चर अटेंड किया होगा, नहीं किए हैं, कोई भी हमारे नए स्टूडेंट डायरेक्ट अगर इसी क्लास को जॉइन कर रहे हैं, तो स्टूडेंट आप जाकर सबसे पहले उन 7 लेक्चर को कंप्लीट करें, उसके बाद ही आज के लास्ट लेक्चर को आप कंटिन्यू कर लेंगे। तो चलिए, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म आदित्य साइंस कंसेप्ट पर और अब हम लोग अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आइए, ये ज़्यादा देर का लेक्चर है नहीं बच्चा, मुश्किल से ये आधे घंटा का है और आधे घंटा में आपका ये केमिकल रिएक्शन पूरी तरीक़ा से समाप्त हो जाएँगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रीवियस अगर लेक्चर में देखा जाए बच्चे, तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ा था कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या है, जिसमें रिडक्शन की अभिक्रिया होती है और साथ ही साथ ऑक्सीडेशन की भी अभिक्रिया होती है। तो वो दोनों मिलकर कौन-सी अभिक्रिया बना लेते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया बना लेते हैं। ये सारी चीज़ों की हम चर्चा कल कर चुके हैं। आइए, तो आज हमें पढ़ना है इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ, यानी कि हमारे प्रत्येक दिन के जो जीवन है, प्रत्येक दिन के जीवन में हमारे ऑक्सीकरण का क्या महत्व है, ऑक्सीकरण का क्या उसका प्रभाव है हमारे दैनिक जीवन में, इन सभी चीज़ों की आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो कह रहा है कि इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ। कह रहा है कि ऑक्सीकरण का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ का खराब हो जाना। यानी कि जब वो ऑक्सीजन के संपर्क में जब वो जल के संपर्क में आएगा तो उसके जो गुण है वो अपनी गुण को खो देगा, यानी वो खराब होने लग जाएगा। कहने का मतलब है कि जब कोई पदार्थ कि ऑक्सीजन के संपर्क में आएँगे या जल के संपर्क में यानी कि जल वाष्प के संपर्क में आते हैं, तो वो पूरी तरीक़ा से नष्ट होने लग जाते हैं, वो खराब होने लग जाते हैं। तो उसी को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण कहते हैं। तो आइए, कह रहा है कि ऑक्सीकरण का धातुओं के साथ-साथ भोजन पर भी धातुओं के साथ-साथ यानी कि जो ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है, वो केवल मेटल्स के साथ ही नहीं होता है, साथ ही साथ जो खाने वाले पदार्थ हैं, उनका भी ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो कह रहा है कि ऑक्सीकरण का धातुओं के साथ-साथ भोजन पर भी हानिकारक प्रभाव पड़ता है। धातुओं पर ऑक्सीकरण के हानिकारक प्रभाव को जंग के रूप में अध्ययन करते हैं। यानी कि जब किसी मेटल का ऑक्सीडेशन होता है, तो हम उसे जंग के रूप में जानते हैं, यानी रस्ट के रूप में जानते हैं। और भोजन पर ऑक्सीकरण के जो हानिकारक प्रभाव है, उसे हम बासीपन के रूप में जानते हैं, यानी कि रेंसिडिटी के रूप में उसे हम जानते हैं। कह रहा है कि इस प्रकार ऑक्सीकरण प्रतिक्रियाओं के 2 सामान्य प्रभाव हैं, जिन्हें हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं। अब चाहे हम मेटल की बात करें, चाहे हम फूड की बात करें, ये दोनों के दोनों जो पदार्थ हैं, इन दोनों पदार्थ का ऑक्सीडेशन होता है। जब इन दोनों पदार्थों का ऑक्सीडेशन होते हैं, तो इनका प्रभाव अलग-अलग हमें दिखाई देता है और इनके नाम भी अलग-अलग पड़ जाते हैं। जब हम जब हम मेटल में ऑक्सीडेशन को देखते हैं, तो हम उसे कहते हैं कोरोजन ऑफ मेटल। कोरोजन ऑफ मेटल कहने का मतलब है कि संक्षारण, यानी धातुओं में कोरोजन का अर्थ होता है संक्षारण। संक्षारण और संक्षारण का मतलब होता है क्षय होना। क्षय होना यानी अर्थात खराब होना। किसका खराब होना? धातुओं को खराब, धातुओं के जो उसके नेचर है उसको खराब कर देना। रेंसिडिटी ऑफ फूड, रेंसिडिटी का अर्थ होता है बासीपन। रेंसिडिटी मतलब होता है बासीपन। आपने देखा होगा कि जब आप 1 से 2 दिन तक रोटी को रख देते हैं, ब्रेड को छोड़ देते हैं, तो उसपे थोड़ा-सा फंगल लग जाता है।
या आप देखे होंगे कि सब्जी गर्मी के मौसम में खराब हो जाते हैं, उनमें बदबू आना शुरू हो जाता है, तो उसी को हम कहते हैं बासीपन, वो ऑक्सीडाइज़ हो जाता है। तो यही है कि जब मेटल का ऑक्सीडेशन होगा तो हम उसे संक्षारण कहते हैं और जब भोजन का ऑक्सीडेशन होगा तो हम उसे रेंसिडिटी यानी कि बासीपन कहते हैं। अब आइए एक-एक करके समझते हैं कि संक्षारण क्या है और बासीपन क्या है? आइए। सबसे पहले कोरोजन को समझते हैं कि संक्षारण क्या है? संक्षारण का अर्थ होता है कि वायु और नमी के प्रभाव में, किसके प्रभाव में? वायु और नमी के प्रभाव में, ये रहा, वायु और नमी के प्रभाव से धातुओं के ऑक्साइड, किसका ऑक्साइड? कह रहा है कि धातुओं के ऑक्साइड या धातुओं के कार्बोनेट या धातुओं के सल्फाइड या धातुओं के सल्फेट आदि में परिवर्तित हो जाते हैं। यानी कि जब धातु जब ये धातु वायु के संपर्क में आएगा, नमी के संपर्क में आएगा, तो बच्चा ये बना लेगा धातु के ऑक्साइड। सबसे पहले क्या बनाएगा? धातु के ऑक्साइड बना सकता है, धातु के ऑक्साइड। जैसे कि अगर हम बात करें फेरस की, जैसे हम फेरस की अगर बात करें तो फेरस जब वायु के संपर्क में आएगा, नमी के संपर्क में आएगा, तो बना लेगा फेरस ऑक्साइड। क्या बना लेगा? फेरस ऑक्साइड बना लेगा। तो ये धातु का ऑक्साइड है, या धातु का सल्फाइड बना सकता है, धातु के सल्फाइड बन जाए, तो ये भी एक संक्षारण है। ये भी क्या हो जाएंगे? धातु को पूरी तरीका से नष्ट करने लग जाएंगे, या धातु के सल्फेट बना लेंगे। तो इन सभी चीजों में परिवर्तित होने लग जाएंगे और धीरे धीरे उनका क्या हो जाएगा? नष्ट होने लग जाएगा। और यही जो नष्ट होने की प्रक्रिया है उसे हम कहते हैं संक्षारण। यानी धातुओं के खराब होने की जो क्रिया है, धातुओं के वायु और नमी के संपर्क में आने पर उनके जो अपनी, कह सकते हैं, गुण है या उनकी मजबूती धीरे-धीरे नष्ट होने लग जाते हैं, तो यही क्रिया हमारा कहलाता है कोरोजन, यानी संक्षारण कहलाता है। जैसे आप देखते हैं कि कोई नई कील है या कोई नए मेटल है, वो मेटल क्या होते हैं? धीरे-धीरे वायु के संपर्क में आकर पूरी तरीक़ा से खराब हो जाने लगते हैं। तो यहाँ देखो, जैसे ये लोहा का एक पाइप था, ये शुरुआत में रहे होंगे बेहतर, शुरुआत में इनमें किसी भी प्रकार का ऑक्सीजन का संपर्क नहीं रहा होगा, तो पूरी तरीक़ा से फ्रेश रहे होंगे। जैसे-जैसे धीरे-धीरे इनमें वायु का संपर्क आया, नमी इनको मिला, तो ये वायु और नमी के साथ मिलकर ये धीरे-धीरे रस्ट का निर्माण कर दिया, यानी कि जंग का निर्माण कर दिया। और ये धीरे-धीरे क्या लग गया? इनके ऊपर जंग लग गया, इनके ऊपर जंग लग गया। अब इसका क्या मतलब है और भी समझते हैं, आ जाइए। जैसे हम कोई एक धातु बनाते हैं, होता क्या है, आपने देखा होगा कि जैसे ये कोई मेटल है, जैसे ये कोई मेटल का एक टुकड़ा है, इसके ऊपर वायु और नमी ने आघात किया। वायु और नमी ने क्या किया? इसके ऊपर आघात किया। आघात कहने का मतलब है कि इसके ऊपर आकर अपनी क्रिया शुरू कर दिया। जैसे ही इसके ऊपर आया, तो ये पूरी तरीक़ा से इसके ऊपर खत्म कर दे। ये ऊपर के लेयर एक बना लिया, रस्ट का लेयर बना लिया। अब ये धीरे-धीरे क्या होगा? ये धीरे-धीरे जब हम इसको रगड़ देंगे, रगड़ देने पर ये साफ हो जाएगा, ऊपर का लेयर खत्म हो गया। उसके बाद पुनः यहाँ पर कुछ समय के बाद यहाँ वायु और नमी के संपर्क में आकर पुनः जंग लगेगा। फिर इसे हम रगड़ देंगे, साफ हो जाएगा। फिर यहाँ पर कुछ समय के बाद रस्ट लगेगा, फिर यही क्रिया होगा, साफ करेंगे, खत्म हो जाएगा जंग। और फिर एक समय आएगा कि बच्चा, जब हम इसको रगड़ेंगे तो रगड़ने लायक रहेगा नहीं और पूरी तरीक़ा से मेटल जो होगा वो नष्ट हो जाएगा, पूरी तरीक़ा से मेटल नष्ट हो जाएगा। तो यही प्रक्रिया हमारा कोरोजन कहलाता है, यानी संक्षारण कहलाता है। होपफुली कि आपको ये बातें समझ में आ गया होंगे, ठीक है? देखिए, यहाँ पर हमने लगा दिया है पिक्चर, आपने कील में भी देखा होगा या लोहे के दरवाजे होते हैं, उसको भी देखा होगा कि धीरे-धीरे जंग लग जाते हैं। तो ये सारी चीज़ को आप अपने जीवन में देखे भी हैं। आइए, अब लोहा में अगर लग जाता है, अब हर मेटल में अलग-अलग प्रकार के जंग लगते हैं, अलग-अलग प्रकार का कोरोजन होता है।
तो हमें यहाँ पर 2 प्रकार के कोरोजन को पढ़ना है। 2 मेटल जो नष्ट होते हैं वायु और नमी के संपर्क में आकर, उनमें जो कोरोजन होता है, उनका जो संक्षारण होता है, वो चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहला है आपका लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग लगना यानी कि लोहा में जब जंग लगते हैं, लोहा में जब वायु और नमी का संपर्क बनता है, तो उनमें जंग जैसी हमें क्रिया दिखाई देते हैं और ये धीरे-धीरे समाप्त होने लग जाता है, लोहे को नष्ट करने लग जाता है। तो कह रहा है कि लोहे की धातु में जंग लगने का सबसे आम रूप है। यानी कि लोहा में जो जंग लगते हैं, वो जंग लगने का एक आम प्रक्रिया है। जब लोहे की किसी वस्तु को नमी वाली हवा में, क्या कह रहा है? नमी वाली हवा में, ये देखो, नमी वाली हवा में। अब नमी वाली हवा कहने का मतलब क्या है कि जहाँ नमी भी है यानी कि जलवाष्प भी है और साथ ही साथ वायु भी है। हमने क्या कहा? नमी वाला वायु कहने का मतलब है नमी वाली हवा कहने का मतलब है कि यहाँ पर जलवाष्प भी है और साथ ही साथ इसमें वायु भी है। तब हम इसे कहते हैं नमी वाली हवा। अब जब ये धातु नमी वाली हवा में काफ़ी समय तक रह जाते हैं, तो उस पर लाल-भूरे रंग का एक परतदार बन जाता है। कैसा बन जाता है? तो लाल-भूरे रंग का, ये देखो, लाल-भूरे रंग का एक परतदार पदार्थ जम जाता है। यानी कि जब ये ज़्यादा समय तक जल वाष्प और वायु के संपर्क में रहेंगे, तो इनके ऊपर एक परत बन जाता है और उस परत किस रंग का होता है? तो लाल भूरे रंग का होता है और उसी को ही हम कहते हैं जंग। उसी को ही हम जंग कहते हैं। इसे लोहे में जंग लगना कहते हैं। लोहे के संक्षारण के दौरान लौह धातु जल की उपस्थिति में वायु के ऑक्सीजन से, देखो कह रहा है कि जल की उपस्थिति में वायु की ऑक्सीजन से, किससे संपर्क करता है? वायु की ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत हो जाता है यानी ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है और बनाता है हाइड्रा आयरन ऑक्साइड। यानी कि वहां पर जल भी मौजूद होंगे। वहां पर क्या होगा? जल भी मौजूद होगा, जिसे जंग कहते हैं। आ जाइए अब यहाँ पर रिएक्शन देखते हैं। यहाँ पर रिएक्शन देखते हैं। देखो, यहाँ पर फेरस है, ये लोहा है, लोहा हो गया। ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है और ये जल है, जल है, या इसी को आप नमी भी कह सकते हैं। इसी को आप नमी भी कह सकते हैं। यानी कि जब लोहा ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में ज्यादा समय तक रहता है, तो इसके ऊपर लाल भूरे रंग का एक परत जम जाता है, जिसे हम जंग कहते हैं। और यही जंग है फेरस ऑक्साइड का हाइड्रा। ठीक है, यानी कि हाइड्रा आयरन ऑक्साइड है और इसी को हम कहते हैं रस्ट। इसी को हम कहते हैं रस्ट, और रस्ट का मतलब होता है जंग। रस्ट का मतलब होता है जंग। अब जंग का कभी-कभी फॉर्मूला पूछ लेता है बच्चा, ठीक है? कभी-कभी एग्जाम में जंग का फॉर्मूला पूछ लेता है, तो जंग का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है 2Fe2O3 into XH2O। हमने क्या कहा? 2Fe2O3 into XH2O, यानी कि यहाँ पर जल का X अणु बनता है। जल के कितने अणु मौजूद होते हैं? X अणु मौजूद होते हैं। तो ये रस्ट का फॉर्मूला है। तो यही है हमारा लोहे में जंग लगना। यही है हमारा लोहे में जंग लगना। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि एक और भी मेटल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि चांदी जो है वो धीरे-धीरे काली क्यों पड़ जाती है? चांदी का काला पड़ जाना क्या कहलाता है? तो वो ऑक्सीडेशन कहलाता है, यानी ऑक्सीकरण कहलाता है। अब यहाँ पर देखो, कह रहा है कि कुछ समय बाद चांदी पर काली परत जम जाती है। अब चांदी पर काली परत जम जाने का क्या मतलब है? कि चांदी भी खराब हो रहा है। चांदी पर काली परत बनने का मतलब है, जैसे यहाँ पर लोहे पर एक परत बन रहा था, किसका? लाल भूरे रंग का परत बन रहा था। और यहाँ पर कैसा परत बन रहा है? तो यहाँ पर काली परत बन रहा है।
यहाँ पर चांदी के ऊपर एक काली परत बन जाती है, तो उसी को हम संक्षारण कहते हैं। कह रहा है कि चांदी का संक्षारण जिसे आम तौर पर धूमिलीकरण कहते हैं। धूमिलीकरण का मतलब होता है कि उनका चमक खत्म होना। धूमिलीकरण कहने का मतलब क्या है कि जो चांदी का जो अपना प्रकाश था, उसके ऊपर जो लाइट थे, जो उनका चमक था, वो नष्ट हो रहे हैं, यानी समाप्त हो रहे हैं। तो कह रहा है कि चांदी का संक्षारण जिसे आमतौर पर धूमिलीकरण के रूप में जाना जाता है, तब होता है जब जब चांदी हवा में सल्फर युक्त यौगिक से, किससे? सल्फर युक्त यौगिक से, किससे? सल्फर से लोहा में जंग लग रहा था वायु के कारण और नमी के कारण। लोहा खराब किसके कारण हो रहा था? वायु के कारण और नमी के कारण। और यहाँ पर चांदी खराब हो रहा है सल्फर के कारण। किसके कारण हो रहा है? सल्फर के कारण हो रहा है। तो कभी भी आपसे अगर सवाल पूछ दे कि चांदी का काला पड़ना किस यौगिक का प्रभाव है, तो वो सल्फर का प्रभाव है। किसका प्रभाव होता है? सल्फर के कारण होता है। सल्फर वाली जो यौगिक होती है उसके कारण। तो कह रहा है कि सल्फर युक्त यौगिक को मुख्य रूप से हाइड्रोजन सल्फाइड, अब मुख्य रूप से क्या है, यानी कि जो काली परत जो बन जाती है वो मुख्य रूप से क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण बनता है, H2S के कारण बनता है। इसके साथ प्रतिक्रिया करती है जिससे सतह पर चांदी सल्फाइड का काली परत बन जाता है। यानी यहाँ पर जो बनता है वो चांदी सल्फाइड, यानी कि सिल्वर सल्फाइड की एक काली परत बन जाती है। कभी भी आपसे अगर प्रश्न पूछे बच्चा कि सिल्वर सल्फाइड का कलर कैसा होता है, तो आप बताएंगे कि काला होता है। कैसा होता है? काला होता है। प्रश्न क्या क्या पूछे जा सकते हैं? प्रश्न पूछा जाएगा कि चांदी का काला पड़ जाना किसके कारण से होता है, तो सल्फाइड के यौगिक के कारण। अब मुख्य रूप से सल्फाइड का कौन सा है यौगिक, तो हाइड्रोजन सल्फाइड है, यानी H2S है हाइड्रोजन सल्फाइड। और यही हाइड्रोजन सल्फाइड जब संपर्क करता है सिल्वर के साथ तो बना लेता है सिल्वर सल्फाइड, यानी Ag2S बना देता है। Ag2S बना देता है जो एक काली परत बन जाती है। कहता है इस प्रतिक्रिया से चांदी की चमक कम हो जाती है, यानी कि जब, अब सीधी सी बात सोचो ना बच्चा, अगर आपके चेहरे के ऊपर अगर काली परत अगर जम जाए, यानी कि काले रंग का अगर पेंट कर दिया जाए, तो क्या आपका चेहरा ग्लो करेगा? क्या आपका चेहरा चमक पाएगा? अरे नहीं चमकेगा। आप अंधेरे में भी लगेंगे, आप उजाले में भी लगेंगे कि कोई भूत बैठा हुआ है। ठीक है? तो इसकी चमक भी क्या हो जाएगी? कम हो जाती है और समय के साथ संरचनात्मक क्षति हो जाती है, यानी कि इनका जो अपना संरचना है वो धीरे-धीरे नष्ट हो जाते हैं। यानी जो चांदी के आभूषण होते हैं, हम लोग चांदी के आभूषण बनाते हैं, जैसे महिला लोगों को आप देखे होंगे, आप मम्मी को या अपने सिस्टर को देखे होंगे कि पैरों में पायल पहनती हैं। अब उस पायल को अगर ध्यान से देखेंगे बच्चा, तो जो उसका डिज़ाइन होता है, पायल का जो डिज़ाइन होता है, उस डिज़ाइन के बीच में जो गैप होते हैं, वहाँ पर धीरे-धीरे देखिएगा कि चाँदी जो है काला पड़ने लग गया है। चाँदी क्या होने लग गया? काला पड़ने लगा है। क्यों? क्योंकि वायुमंडल में मौजूद है बच्चा हाइड्रोजन सल्फाइड। वायुमंडल में हाइड्रोजन भी मौजूद है और सल्फर भी मौजूद है और ये दोनों संपर्क करके बना लेते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। और यही जब सिल्वर के संपर्क में आता है तो बना लेता है सिल्वर सल्फाइड और काली परत बन जाती है। तो फिर ये सुनार के पास जाकर इसका क्या होता है, सफाई वगैरह कर लेता है, तो फिर वो चांदी की चमक लौट जाती है। आ जाइए, अब ये रिएक्शन है जो आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर सिल्वर है, ये सिल्वर है, ये हाइड्रोजन सल्फाइड है, ये हाइड्रोजन सल्फाइड है। जब यहाँ पर संपर्क बना, जब यहाँ पर रिएक्शन हुआ, तो रिएक्शन होने पर बना है क्या, तो आप कहेंगे सिल्वर सल्फाइड बना है। ये है चांदी सल्फाइड जिसे हम कह दिए। और साथ ही साथ बच्चा हाइड्रोजन गैस भी बना है, साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस भी बना है। तो ये था हमारा चांदी का काला पड़ जाना। चांदी का काला पड़ जाना किसके कारण होता है? हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने हैं अच्छे ढंग से। आ जाइए
कह रहा है कि जंग लगने में लौह धातु का अवांछित ऑक्सीकरण शामिल होता है। अभी-अभी हमने पढ़ाया कि लोहा में जो जंग लगता है वो किसके कारण होता है? ऑक्सीकरण के कारण होता है। यानी कि जब वहाँ पर लोहे के साथ ऑक्सीजन संपर्क में आता है। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो जंग लग रहा है ऑक्सीडेशन के कारण ही, वायु के संपर्क में आने से, जो प्रकृति में अपने आप होता है। यानी ऑक्सीडेशन की क्रिया, यानी कि लोहे में जो जंग लगते हैं वो हम लोग के कंट्रोल में नहीं होता है। हम लोगों के कंट्रोल में नहीं होता है, ये अपने आप होता है नेचर में। आप लोहा की कोई भी चीज़ रख दो, आप कहीं भी रख दो, कितने भी पैक करके रख दो, अगर वायु का संपर्क अगर हुआ, तो बच्चा वो धीरे-धीरे उसमें जंग लगना तय है। अगला पॉइंट कहता है कि जंग एक नरम और छिद्र युक्त पदार्थ है। जंग जो है एक नरम होता है और छिद्र युक्त पदार्थ होता है, जो लोहे की वस्तु की सतह से धीरे-धीरे गिरता है। आपने देखा होगा कि जब लोहे के ऊपर जंग लग जाता है, लोहे के ऊपर जंग लग जाता है, तो धीरे-धीरे उसमें से जंग गिरते हैं, धीरे-धीरे जंग गिरते हैं। अच्छा, समझो कि अगर जंग नहीं समझ पा रहे हो, तो आपने देखा होगा कि लकड़ी में घुन लग जाता है। जो ऊड होता है, लकड़ी होता है, उसमें घुन लग जाते हैं और घुन में से आप देखे होंगे कि बुरादा जैसा कुछ गिरता है। लकड़ी के छोटे-छोटे बुरादे गिरते हैं, टुकड़े गिरते हैं, कण जैसा बनकर। तो वैसा ही आप समझो कि लोहे में भी होता है। लोहा में जब जंग लगता है तो उसमें से जंग गिरते हैं और जंग जो होता है वो छोटे-छोटे कण के रूप में होते हैं, नरम होते हैं और छिद्र युक्त होते हैं। हालाँकि ये जंग बहुत ही खतरनाक होता है। ठीक है? तो कह रहा है कि सतह से धीरे-धीरे गिरता है और फिर नीचे का लोहा जंग खाना शुरू कर देता है। यानी नीचे का जो लोहा है वो क्या करता है? जंग खाना शुरू कर देता है। इस प्रकार लोहे का जंग लगना एक सतत प्रक्रिया है। यानी कि लोहे में अगर जंग लगना शुरू हो गया तो ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। नियमित रूप से ये चलते रहेंगे, जिसे अगर समय रहते नहीं रोका गया तो यह पूरी तरीक़ा से लोहे की जो वस्तु है, वो पूरी तरीक़ा से नष्ट हो जाएँगे, यानी खत्म हो जाएँगे। अगली पॉइंट कहता है कि जंग लोहे और इस्पात की वस्तुओं को संरचनाओं जैसे रेलिंग, जैसे कह रहा है कि लोहा और इस्पात के जो बने हुए संरचना होते हैं, जैसे कि रेलिंग होता है, कार के ढांचे होते हैं, पुल होते हैं और जहाज। ये देखो, रेलिंग है, कार है, ढांचे, कार के ढांचे हैं, पुल है, जहाज है, इन सभी में लोहे का इस्तेमाल होता है या इस्पात का इस्तेमाल होता है। ये धीरे-धीरे कमज़ोर हो जाते हैं जंग लगने पर और उनका जो लाइफ स्पैन है, यानी कि जो उनका जीवन काल है बच्चा, वो कम हो जाता है। जीवन काल उनका कम हो जाता है। अगला पॉइंट कहता है कि लोहे और इस्पात की वस्तुओं को जंग से बचाने तथा क्षतिग्रस्त लोहे और इस्पात की संरचनाओं को बदलने के लिए हर साल काफ़ी धनराशि खर्च करनी पड़ती है। आपने देखा होगा कि हर साल आप अपने दरवाजे को पेंट करते होंगे ताकि उनमें जो जंग लग रहा है, वो जंग लगने से उसको रोका जा सके। यानी कि जो लोहा है उसको र वायु के संपर्क से बचाया जा सके, नमी के संपर्क से बचाया जा सके। तो ये सारे पॉइंट होपफुली कि आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अगले पॉइंट पर चलते हैं। अब इसका इलाज क्या है? अब इसका इलाज क्या है? हम कैसे संक्षारण को रोक सकते हैं? अगर हमारे घर में लोहे का कोई चीज़ बना हुआ है, लोहे का कोई पदार्थ हमारे घर में है, तो उसमें जो जंग लग रहा है, तो उस जंग से बचाने के लिए हमें क्या-क्या उपाय करना चाहिए? आइए उसको समझते हैं। सबसे पहला है कि उसको पेंट कर दें। अगर आपको लोहे में जंग लगने से, अगर लोहे को जंग लगने से बचाना है, तो उसे पेंट करना चाहिए बच्चा। क्या करना चाहिए? पेंट करना चाहिए। ध्यान रखिएगा कि आप देखे होंगे कि हर साल आप लोहे की जो ग्रिल है या लोहे के दरवाजे हैं, उसको पेंट करते हैं। पेंट क्यों करते हैं? ताकि उसे वायु और नमी के संपर्क में आने से रोका जा सके। इसी वजह से तो उसे में पेंट करते हैं। तो ये जो है पेंट वायु और नमी को लोहे के संपर्क से रोक देता है। तो पेंट सबसे अच्छा उपाय है, क्या करने के लिए? जंग से बचाने के लिए। आप कभी-कभी आप सोचे होंगे कि जो हम अपने दीपावली के मौसम में पेंट करते हैं लोहे के दरवाजे को या लोहे की जो हमारी खिड़कियाँ हैं, उसको पेंट करते हैं, तो इसका मतलब है कि वो
अच्छा लगेगा देखने में, ऐसा कुछ नहीं है। उसे जंग से बचाने के लिए हर साल हम लोग पेंट करते हैं। अगला है अप्लाइंग ग्रीस और ऑयल। यानी कि अगर जंग से बचाना है, तो जो बड़े-बड़े मशीनरीज़ होते हैं, यानी जो बड़े-बड़े मशीन होते हैं, अब उसको पेंट तो नहीं कर सकते हैं बच्चा। जैसे आपने देखा होगा मोटरसाइकिल है, तो मोटरसाइकिल के अंदर बहुत सारे पार्ट पुर्जा होते हैं, तो उसको हम पेंट नहीं कर सकते हैं। आप ऊपर से तो पेंट कर सकते हो, लेकिन जो अंदर की मशीनरीज़ है, उसमें तो हम पेंट नहीं कर सकते हैं। जैसे जो मूविंग जो मशीनरीज़ है, उसको तो हम पेंट कर नहीं सकते हैं। उसको हम पेंट तो नहीं कर सकते, तब उसे कैसे बचाया जाएगा? तब उसको हम बचा सकते हैं ग्रीस लगाकर या तो ऑयल लगाकर। ग्रीस लगाकर या तो ऑयल लगाकर। हालाँकि ग्रीस और ऑयल जो है एक तरह का लुब्रिकेंट है। यानी हम कह सकते हैं कि ये एक प्रकार का फिसलनदार पदार्थ होता है जो घर्षण को कम करता है। लेकिन साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि ग्रीस और ऑयल जो है वो मेटल को वायु के संपर्क से रोकता है या नमी के संपर्क से बचाता है। तो अच्छा उपाय ये भी है कि ग्रीस और ऑयल आप लगा दो, तो भी संक्षारण से आप बचा सकते हो अपने सामग्री को। अगला है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है कि किसी भी लोहे की जो परत है, लोहे के परत के ऊपर जिंक का हम परत चढ़ा दे देते हैं। गैल्वेनाइजेशन में लोहे के ऊपर लोहे के ऊपर जिंक का जिंक कहने का मतलब जस्ता का परत चढ़ाते हैं। यानी कि जब हम लोहे के ऊपर जिंक का परत चढ़ा देते हैं तो हम उसी को कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। ये आगे चल के एक टॉपिक ही है गैल्वेनाइजेशन। जब हम लोग चलेंगे मेटल एंड नॉन मेटल टॉपिक में चैप्टर में, तो वहां पर इस चीजों को और भी बेहतर ढंग से आपको समझाए जाएंगे। फिलहाल के लिए आप समझ जाएं कि लोहे के ऊपर जब हम लोग जस्तीकरण कर देते हैं तो उसी को हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। आ जाइए। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो ग्रिल है, इस ग्रिल पर क्या हो रहा है, काले रंग का पेंट चढ़ाया जा रहा है। अब पेंट बहुत तरह का है, आपको जिस कलर का पेंट चढ़ाना है आपके ऊपर इच्छा है कि आप जैसा पेंट चढ़ा लें। तो यहाँ पर देखिए दरवाजे के ऊपर पेंट चढ़ा रहा है ताकि इसको क्या किया जा सके, जंग से बचाया जा सके। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक मशीनरीज का ये बेयरिंग है। बेयरिंग आप समझते हो, जैसे आप फैन में आप देखे होंगे बेयरिंग होता है हर चीज घूमने वाला। जैसे आप पंखा में भी देखेंगे तो पंखा का जो डैना है घूमता है, वो किसके वजह से घूमता है, बेयरिंग की वजह से। अंदर में एक छोटा सा बेयरिंग लगा रहता है जो घुमाता है। तो ये बेयरिंग में भी आप ग्रीस लगाकर ऑयल लगाकर इसको बचा सकते हैं, यानी संक्षारण से इसे रोका जा सकता है। आइए, तो ये हमारा पूरी तरीका से कोरोजन था। कोरोजन टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं रेंसिडिटी पर। रेंसिडिटी का अर्थ होता है बासीपन। अब बासीपन किसका होगा, कोई भी चीज बासी होगा। कौन सा चीज, अरे खाने वाली चीज। खाने वाली चीज बासी होती है। तो खाने वाली चीज भी जब वायु के संपर्क में आता है तो उसका भी ऑक्सीडेशन हो जाता है, यानी वो पदार्थ जो है पूरी तरीका से ऑक्सीडाइज हो जाता है, यानी ऑक्सीकृत हो जाते हैं। तो वो पदार्थ से दुर्गंध आना शुरू हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि गर्मी के मौसम में आप ज़्यादा देर तक खाना को रख देते हैं, तो वो खाना से दुर्गंध आना शुरू हो जाता है। कारण क्या है? कारण है बच्चा कि वो जो पदार्थ है, वो जो खाना है, वो ऑक्सीडाइज़्ड हो गया, ऑक्सीजन के संपर्क में आकर उनका रेंसिडिटी हो गया, वो खराब हो गए। जिसे खराब होने की प्रक्रिया को हम कहते हैं रेंसिडिटी, यानी बासीपन कहते हैं। कह रहा है कि जब खाद्य पदार्थों में मौजूद वसा और तेल, अब खाने वाली अगर चीज़ बन रही है, खाने वाली चीज़ अगर बन रही है, तो उसमें आपको पता है कि तेल होता है और वसा होता है। वसा और तेल होते हैं, वसा घी है, तेल भी एक तरह का वसा ही है। तो वसा और तेल ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकृत हो जाता है, किसके द्वारा? अब हमेशा ध्यान रखना, अब अगर कभी भी आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भोज्य पदार्थों का बासीपन किसके कारण होता है, किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो आप कहेंगे कि वसा और तेल की उपस्थिति के कारण। यानी यही जो तेल है, वसा है, यही वसा और तेल ऑक्सीजन के संपर्क में आकर
ऑक्सीकृत हो जाते हैं यानी ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं, तो उनके ऑक्सीकरण से अप्रिय गंध आना शुरू हो जाता है। यानी कि जब वो पदार्थ ऑक्सीडाइज्ड होगा तो इनसे एक बेकार जैसी दुर्गंध आनी हो शुरू हो जाती है, जिसे हम कहते हैं अप्रिय गंध। और इनके स्वाद में भी चेंजेज हो जाते हैं, इनका स्वाद भी बदल जाता है, स्वाद भी बेकार हो जाते हैं। कह रहा है कि इसके कारण वसा और तेल युक्त खाद्य पदार्थों की गंध और स्वाद बदल जाते हैं, यानी उनके गंध में भी चेंज हो जाएगा और साथ ही साथ उनके जो स्वाद हैं वो भी बदल जाते हैं और बहुत अप्रिय हो जाते हैं। अब उसे आप खा नहीं सकते हैं, अब उसे खा नहीं सकते हैं। जब भोजन में मौजूद वसा और तेल ऑक्सीकृत हो जाते हैं तो उनमें अप्रिय गंध और स्वाद पैदा हो जाता है। इसे बासीपन कहते हैं और इसी को हम बासीपन कहते हैं। बात समझ गए? अब ये देखिए, ये बासीपन का एग्जाम्पल। अब जैसे ये ब्रेड है, ब्रेड के ऊपर आप देख पा रहे हैं कि फंगल जैसा आपको काला पड़ गया है, तो ये किसके वजह से है? ऑक्सीजन के संपर्क में आकर ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया, इसका ऑक्सीकृत हो गया, ऑक्सीकरण हो गया और इस कारण से इसके स्वाद भी बदल गए और इससे दुर्गंध भी आने शुरू हो जाते हैं। तो क्या इसके लिए भी कोई प्रिवेंशन है सर? क्या इसके लिए भी कोई बचाव का रास्ता है? अरे बिल्कुल है बच्चा, जिस तरीका से हम मेटल को बचा रहे हैं, उसी तरीका से हम फूड को भी संरक्षित करके रख सकते हैं। तो आइए अब समझते हैं कि इसे किस प्रकार से हम बचा कर रख सकते हैं। देखो, सबसे पहला है कि वसा और तेल युक्त खाद्य पदार्थों में एंटीऑक्सीडेंट मिलाकर, क्या मिलाकर? सबसे पहला है कि एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या होता है? जो ऑक्सीडाइज्ड होने से बचाएगा, जो ऑक्सीडेशन की क्रिया को रोकेगा, उसी को हम कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट। मिलाकर बासीपन को रोका जा सकता है, यानी कि जब हम किसी खाद्य पदार्थ में एंटीऑक्सीडेंट मिला देते हैं तो उसका ऑक्सीडेशन होने से रोका जा सकता है। एंटीऑक्सीडेंट एक पदार्थ है जो ऑक्सीकरण को रोकता है। जब खाद्य पदार्थ में एंटीऑक्सीडेंट जब खाद्य पदार्थों में एंटीऑक्सीडेंट मिलाए जाते हैं तो उनमें मौजूद वसा और तेल आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होते हैं। यानी कि जब हम उसमें ऑक्सी एंटीऑक्सीडेंट मिला दिए तो उनका जल्दी ऑक्सीकरण नहीं होगा, इसलिए बासी नहीं होते हैं। बासीपन को रोकने के लिए खाद्य पदार्थों में इस्तेमाल किए जाने वाले आम एंटीऑक्सीडेंट बीएचए और बीएचटी है। अब कभी भी आपसे पूछा जाए कि बीएचए और बीएचटी क्या है, बीएचए और बीएचटी क्या है, तो ये एक प्रकार का एंटीऑक्सीडेंट है। बीएचए और बीएचटी ये एक प्रकार का एंटीऑक्सीडेंट है, जिसे हम कहते हैं, बीएचए का अर्थ होता है ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिलसोल। नाम थोड़ा रटना आपको थोड़ा-सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन बीएचए और बीएचटी आपके लिए अच्छा है। इसका फुल फॉर्म क्या है? ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ये बीएचए का है। बी से हो गया ब्यूटिलेटेड, एच से हो गया हाइड्रोक्सी और ए से हो गया एनिसोल। तो ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। बीएचटी का होता है ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टालुएन। ब्यूटिलेटेड, एच से हाइड्रोक्सी और टी से हो गया टालुइन। तो ये याद करना उतना महत्वपूर्ण है भी नहीं, बस इतना जाने कि हम एंटीऑक्सीडेंट मिलाकर भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होने से हम बचा सकते हैं। अगला पॉइंट है, वसा और तेल युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन गैस, क्या कह रहा है कि नाइट्रोजन गैस में पैक करके बासी होने से रोका जा सकता है। यानी कि अगर आपको भोज्य पदार्थों को ज़्यादा दिन तक संरक्षित करके रखना है, उसे बचाकर सुरक्षित रखना है, तो हम उसे नाइट्रोजन गैस के पैकेट में उसे स्टोर कर सकते हैं। जब पैक किया हुआ भोजन नाइट्रोजन गैस से घिरा होता है, तो उसके ऑक्सीकरण और बासी होने के लिए ऑक्सीजन नहीं होती है। देखो, मान लेते हैं कि ये एक कोई पैकेट है। इस पैकेट में अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन को बाहर किया जाता है। ये पैकेट कैसे होते हैं? जैसे इसमें अगर ऑक्सीजन है,
अगर इसमें ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन को बाहर निकाला जाता है और फिर इसमें नाइट्रोजन भर दिए जाते हैं, N2 भर दिए जाते हैं। तो ऑक्सीजन को बाहर निकालकर अगर हम इसमें नाइट्रोजन गैस भर दें तो फिर उस फूड को सुरक्षित बहुत दिनों तक रखा जा सकता है। जैसे कि आपने मार्केट के बहुत सारे चीज़ को खाते हैं जो पैकेट में पैक होता है। जैसे कि कुरकुरे हो गया, लेज हो गया, आपने बहुत सारे ऐसी चॉकलेट भी खाई होगी। बहुत सारे ऐसे पदार्थ आपने खाया होगा जिसमें जिस पैकेट में आपने देखा होगा कि रहता 50 ग्राम है और उसमें आधा भरे रहते हैं गैस, आधा गैस भरकर उसको फुला दिया जाता है और उसमें जो पैकेट में भरा हुआ होता है वो कौन सी गैसेज होती है? नाइट्रोजन गैस। तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि जो कुरकुरे के जो पैकेट होते हैं या लेज के पैकेट होते हैं, तो इन सभी पैकेटों में कौन-सी गैस भरी जाती है? तो नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। कौन-सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। तो कह रहा है कि जब पैक किया हुआ भोजन नाइट्रोजन गैस से घिरा होता है, तो उसके ऑक्सीकरण और बासी होने के लिए ऑक्सीजन नहीं होती है। आलू के चिप्स इसी तरह के अन्य खाद्य उत्पादों के निर्माता चिप्स को ऑक्सीकरण और बासी होने से बचाने के लिए चिप्स वाले प्लास्टिक बैग में नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर लेज का आपको एक पैकेट दिख रहा है, तो इस लेज के पैकेट के अंदर में कौन-सी गैसेज़ भरी है बच्चा? तो आप कहेंगे सर नाइट्रोजन गैस भरी हुई है और यही नाइट्रोजन गैस जो है संरक्षण करके इस भोज्य पदार्थ को रखेगा। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि भोजन को अगर आप रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, अगर भोजन को आप रेफ्रिजरेटर में, रेफ्रिजरेटर कहने का मतलब है कि जो आपका फ्रीजर है, जहाँ आप वस्तु को ठंडा करके रख सकते हैं। अब फ्रीजर में रखने से जो ऑक्सीकरण की क्रिया है वो धीमी पड़ जाती है। ऑक्सीकरण की जो क्रिया है वो धीमी पड़ जाती है, जल्दी खराब नहीं होता है, यानी कुछ दिनों तक इसे रख सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि रेफ्रिजरेटर में रख दिए, जैसे सब्जी बनाए और सब्जी बनाकर 4 दिन तक रख दिया और खराब नहीं हुआ, अरे होगा खराब, कुछ समय तक खराब नहीं होगा, ठीक है? तो कह रहा है कि भोजन को रेफ्रिजरेटर में रखने से बासीपन की समस्या को रोका जा सकता है। रेफ्रिजरेटर के अंदर तापमान कम होता है। टेम्परेचर कम होने से जो रेंसिडिटी की क्रिया होती है, उनमें जो उपस्थित बैक्टीरिया होते हैं, कि वो बैक्टीरिया मर जाते हैं या कम हो जाते हैं। इस वजह से जल्दी भोजन खराब भी नहीं होता है। जब भोजन को रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है तो कम तापमान के कारण उसमें वसा और तेल का ऑक्सीकरण धीमा हो जाता है। इस इसलिए ऑक्सीकरण के कारण बासीपन के विकास को धीमा किया जा सकता है, रोका नहीं जा सकता। हमने पहले ही कहा है कि ऐसा नहीं होगा कि रेफ्रिजरेटर में आप रख दो और महीनों आप रखे हुए रह जाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर साफ-साफ लिखा हुआ है कि विकास को धीमा किया जा सकता है। विकास को क्या किया जा सकता है? धीमा किया जा सकता है। अगली पॉइंट है भोजन को वायुरोधी कंटेनरों में, यानी कि जिस कंटेनर में ऑक्सीजन ना हो, उसमें संग्रहित करके बासीपन को रोका जा सकता है। जब भोजन को वायुरोधी कंटेनरों में संग्रहित किया जाता है, तो हवा में ऑक्सीजन का संपर्क कम हो जाता है। ऑक्सीजन के कम संपर्क के कारण भोजन में मौजूद वसा और तेल, जो वसा और तेल का ऑक्सीकरण धीमा हो जाता है और इसलिए बासीपन की जो विकास है वो भी क्या हो जाएँगे? धीमा हो जाएँगे। तो वायुरोधी जो कंटेनर है उसमें भी रखकर आप भोजन को सुरक्षित रख सकते हैं। तो ये हमारा फ्रीज़र था। इस फ्रिज में देखो बहुत सारे सामग्री रखे हुए हैं, जिसको हम रेंसिडिटी से सुरक्षित रख रहे हैं। तो ये हमारा रेंसिडिटी था, ये रेंसिडिटी भी हमारा कंप्लीट हुआ। तो वो अभी तक जो हम पढ़ रहे थे, वो हमारा टॉपिक चल रहा था इफ़ेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीकरण का प्रभाव चल रहा था और उसकी प्रिवेंशन भी चल रही थी, यानी उसका बचाव किस तरह से होगा, ये सारी चीज़ हम पढ़ रहे थे। अब जो हमारा लास्ट जो टॉपिक है बच्चा पढ़ने के लिए वो है कंबसन एंड, और एक आगे जाकर हम पढ़ेंगे फ्लेम के बारे में, यानी ज्वाला के बारे में। तो 2 ही चीज़ अब बचा हुआ है, इसको फटाफट खत्म कर लेते हैं। कंबसन का मतलब होता है दहन, दहन का मतलब होता है किसी चीज़ का जलना।
किसी चीज का जलना, किसी चीज का जलना ही दहन कहलाता है। अब जलेगा कब? जब वो वायु के संपर्क में रहेगा। वायु के संपर्क में किसी पदार्थ का जलना और उससे उष्मा और प्रकाश का निकलना दहन कहलाता है। हमने क्या कहा कि किसी पदार्थ का ऑक्सीजन के संपर्क में आकर जलना और उसके दरमियान ऊष्मा और प्रकाश का उत्पन्न होना दहन कहलाता है। बात समझ गए? अगर कोई पदार्थ जलेगा तो वो ऑक्सीजन के संपर्क में रहेगा और जब दहन होंगे, जब वो जलेंगे तो स्वाभाविक है कि उससे ऊष्मा भी निकलेगा और उससे प्रकाश भी निकलेगा। तो यही क्रिया बच्चा दहन कहलाता है। कह रहा है कि दहन एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके किसके साथ प्रतिक्रिया किया करेगा? तो ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके ऊष्मा और प्रकाश उत्सर्जित करता है। यानी कि जब दहन होगा तो प्रकाश और ऊष्मा निकलेंगे। अब दहन के लिए आवश्यक शर्त क्या है? दहन की क्रिया के लिए हमें 3 शर्तें होनी चाहिए। जब तक वो 3 चीज़ें उपलब्ध नहीं होगा, शर्त कहने का मतलब है कि अगर दहन की क्रिया करना है तो वो 3 चीज़ें मौजूद होना चाहिए। जब तक 3 चीज़ें नहीं होगी दहन की क्रिया नहीं होगा। तो वो कौन-कौन सी चीज़ें हैं? तो यही लिखा हुआ है कि दहन के लिए आवश्यक शर्त क्या हो सकता है? तो आवश्यक शर्त हो सकता है सबसे पहले कि दहनशील कोई पदार्थ चाहिए। दहनशील पदार्थ कहने का मतलब है कि जिसमें आग हम लगा सकते हैं, जिसको हम जला सकते हैं, जिसे हम ईंधन भी कहते हैं। इसी को बच्चा हम ईंधन कहते हैं। इसी को हम ईंधन कहते हैं। ये है ईंधन। ईंधन। दूसरा है पोषक पदार्थ। पोषक पदार्थ कहने का मतलब है कि जिससे उसे एनर्जी मिल सके, जिससे उसे एनर्जी मिल सके। यानी कि पोषक पदार्थ में आता है आपका ऑक्सीजन। पोषक पदार्थ में आ जाता है ऑक्सीजन। यानी कि जब तक ऑक्सीजन, देखो ना यहाँ साफ-साफ लिखा हुआ है कि कोई पदार्थ, अब कोई पदार्थ में क्या है मतलब ईंधन की बात कर रही है, जिसको हम जलाएँगे, जिसको जलाएँगे वो ईंधन है। तो ये कोई पदार्थ की जगह पर ईंधन हो गया। ऑक्सीजन के संपर्क में यानी कि पोषक पदार्थ है, ये ऑक्सीजन क्या है? पोषक पदार्थ है। और फिर कह रहा है कि ज्वलन ताप। ज्वलन ताप कहने का मतलब है कि आग। ज्वलन ताप कहने का मतलब है आग। आग की यहाँ बात की जा रही है। यानी कि जब तक ये तीनों के तीनों चीज़ नहीं होंगे, तब तक दहन की क्रिया पॉसिबल नहीं है। हमने क्या कहा कि जब तक बच्चा ईंधन नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा और आग नहीं होगा, अगर ये तीनों में से कोई भी चीज़ें अगर अनुपस्थित हो, नहीं हो मौजूद, फिर आग नहीं लगने वाले हैं। यानी कि आग लगने के लिए हमें इन तीनों चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। इन तीनों चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे आप देखो, आप माचिस जलाते हो, तो माचिस जलाने के लिए जब जलाते हैं, तो पहले तो वायुमंडल में ऑक्सीजन है। वायुमंडल में ऑक्सीजन है, पहली पॉइंट। जो आप जला रहे हो जिसे, वो एक ईंधन है। वो क्या है? एक ईंधन है। और वो उसको जलाने के लिए आपने देखा होगा कि उसको घर्षण करते हैं, यानी वहाँ पर तापमान होता है। क्या होता है? ज्वलन ताप होता है। तो ये तीनों रहकर ही माचिस जलते हैं। अब ये ज्वलन ताप जो है, ये ज्वलन ताप कहने का मतलब होता है कि एक टेम्परेचर जिस पर कोई पदार्थ जलता हो, एक ऐसा तापमान एक ऐसा तापमान का जो सीमा है जहाँ पर वस्तु जल सके, उसी को हम कहते हैं ज्वलन ताप कहते हैं। अब हर वस्तु का ज्वलन ताप अलग-अलग हो सकता है। हर वस्तु का ज्वलन ताप बच्चा अलग-अलग हो सकता है। एक जैसा ज्वलन ताप एक एक जैसा एक जैसा ज्वलन ताप सभी पदार्थ का नहीं होता है। सभी पदार्थ के जो ज्वलन ताप हैं वो अलग-अलग होते हैं। कोई कोई
पदार्थ होगा जो 10 डिग्री टेम्परेचर पर जल जाएगा, कोई पदार्थ होगा 3 डिग्री टेम्परेचर पर जल जाएगा, कोई होगा जो 100 डिग्री टेम्परेचर पर जलेगा। तो सभी पदार्थ का अलग-अलग टेम्परेचर होता है, उसी को हम कहते हैं ज्वलनता। अब यहाँ पर देखो बच्चा, जैसे यहाँ पर लकड़ी जल रहा है, तो लकड़ी जलने पर क्या हुआ, यहाँ से देखो आपको पीले जैसा प्रकाश दिख रहा है, पीले जैसा प्रकाश यहाँ भी आपको दिखाई दे रहा है और इससे ऊष्मा भी निकल रहा है, आस-पास में ऊष्मा भी निकल रहा होगा। आपने ठंडी के मौसम में आपने आग के करीब गया होगा, तो आग में से आपने देखा होगा कि ज्वाला भी निकलता है और आग में से ऊष्मा भी निकलता है। उसके आस-पास में आपने देखा होगा कि रोशनी हो जाता है, किसके वजह से? प्रकाश की वजह से। तो दहन में प्रकाश और ऊष्मा उत्पन्न होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये चीज़ है, किसी भी चीज़ को दहन करने के लिए इन तीनों चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। कौन-कौन सी है? पहला तो ऑक्सीजन है, दूसरा फ्यूल है, फ्यूल का मतलब होता है ईंधन और हीट है, हीट का मतलब होता है ऊष्मा जिसे हम ज्वलन ताप कह रहे हैं। ऊष्मा चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, फ्यूल चाहिए। अब यहाँ पर देखो बच्चा, आग जो हम लिखे हैं इसको थोड़ा-सा आप सुधार लो। आग की जगह पर अगर आप ऊष्मा लिखते हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। ऊष्मा थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा। चल, अब कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जो बिना ऑक्सीजन के संपर्क से ही जल जाते हैं, यानी उनको जलने के लिए किसी भी प्रकार से ऑक्सीजन नहीं चाहिए। अगर किसी पदार्थ को जलाना है तो ऑक्सीजन तो ज़रूरी है ही, लेकिन कुछ ऐसे भी एक्सेप्शन हैं, कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं बच्चा, जो बिना ऑक्सीजन के संपर्क से जल जाते हैं, यानी ऑक्सीजन नहीं भी रहेगा तो जल जाएगा, यानी किसी दूसरे के कारण जलेगा, जैसे नाइट्रोजन के कारण जल जाएगा, ऐसा हो सकता है। आ जाओ, देखो समझते हैं। कह रहा है कुछ पदार्थ ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में दहन करता है। जैसे कह रहा है कि मैग्नीशियम धातु, पॉइंट आप अच्छे से ध्यान रखोगे। यहाँ पर लिखा हुआ मैग्नीशियम धातु नाइट्रोजन में जलकर, कहाँ पर कह रहा है? नाइट्रोजन में जलकर, यानी कि जो मैग्नीशियम धातु है, वो नाइट्रोजन के संपर्क में आकर जल जाता है। यहाँ पर ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर बच्चा ज़रूरत है किसकी? तो नाइट्रोजन की ज़रूरत है। जैसे ही नाइट्रोजन मैग्नीशियम के संपर्क में आएगा, मैग्नीशियम धातु में आग लग जाएँगे, ये जलना शुरू कर देगा। तो कह रहा है कि मैग्नीशियम धातु नाइट्रोजन में जलकर मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाती है। इस प्रक्रिया में ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होते हैं। अभी-अभी बताया हमने कि जब भी दहन की क्रिया होगा, प्रकाश और ऊष्मा निकलेगा। तो यहाँ भी मैग्नीशियम जल रहा है, किसके संपर्क में? नाइट्रोजन के संपर्क में आकर, तो यहाँ भी प्रकाश और ऊष्मा निकलेंगे। आगे बढ़ जाएँ। चलिए, अगली पॉइंट कह रहा है कि एक जलती हुई मोमबत्ती, यहाँ पर जलती हुई मोमबत्ती की बात की जा रही है। जब जलती हुई मोमबत्ती को क्लोरीन गैस से भरे गैस पात्र में अगर हम ले जाकर रखते हैं, न नॉर्मली क्या होता है कि अगर मोमबत्ती जल रहा है और मोमबत्ती क्यों जल रहा है? ऑक्सीजन के कारण जल रहा है। मोमबत्ती किसके वजह से जल रहा है? ऑक्सीजन की वजह से जल रहा है। जब इस मोमबत्ती को हम अगर किसी ग्लास से ढक दें, जलते हुए मोमबत्ती को अगर हम किसी कंटेनर से ढक दें या किसी काँच वाले कंटेनर से ढक देते हैं, तो वायु का संपर्क टूट जाता है। वायु का संपर्क टूट जाता है और वायु के संपर्क टूट जाने के कारण होते क्या है कि जो मोमबत्ती जल रहा था, वो मोमबत्ती बुझ जाते हैं। मोमबत्ती बुझ जाते हैं पूरी तरीक़ा से। आपने ऐसा अक्सर किया होगा कि आप माचिस की तिल्ली को जलाए होंगे और जलाकर उसे कहते होंगे कि देखो एक जादू दिखाते हैं। क्या जादू दिखाते हैं? तो उसको जलाकर और अपने मुख के अंदर ले लेते हैं। तो कहते हैं कि देखो कुछ नहीं हुआ, जला नहीं, हम बुझा दिए। वजह क्या था बच्चा कि जो आपने माचिस की तिल्लियाँ जलाई थी, वो बाहर जल रहे थे ऑक्सीजन के कारण। बाहर जल रहे थे ऑक्सीजन के कारण। लेकिन जैसे ही उसे अपने मुख के अंदर डाला, तो मुख अगर खुला रहेगा, तो आपका मुख जल जाएगा। मुख अगर खुला रहे, तो मुख जल जाएगा। तो जलने से बचने के लिए आप क्या करते हो? मुख को फटाक से बंद कर देते हो।
माचिस की तिल्ली को क्या करते हो, मुख के अंदर लेके फटाक से बंद कर देते हो मुख को, ताकि ऑक्सीजन का संपर्क आग से टूट जाए। ऑक्सीजन का संपर्क आग से टूट जाए और जैसे ही ऑक्सीजन का संपर्क टूटा, आग बुझ जाते हैं। तो कहते हैं कि ये देखो जादू, मेरा मुख नहीं जला है। किसके वजह से? ऑक्सीजन के संपर्क टूट जाने के कारण। तो यहाँ देखो, जलती हुई जो मोमबत्ती है, वो जल रहे हैं किसके कारण से? तो आप कहेंगे ऑक्सीजन के कारण से। जब हम इसे क्लोरीन गैस के भरे गैस पात्र में ले जाते हैं, यानी कि जैसे ये कोई मोमबत्ती है और ये मोमबत्ती जो है जल रहा है, ये मोमबत्ती जल रहा है। अगर इसको एक पात्र में ले जाया जाए जिसमें भरा हुआ है क्लोरीन, जिसमें भरा हुआ है क्लोरीन गैस भरा हुआ है, तो मोमबत्ती बच्चा बुझेगा नहीं, मोमबत्ती बुझेगा नहीं, ये मोमबत्ती जलता ही रहेगा तथा इससे काला धुआं निकलेगा। कैसा धुआं निकलेगा? काला धुआं निकलेगा और इसमें मोमबत्ती का दहन क्लोरीन की उपस्थिति के कारण होता है। यानी क्लोरीन के प्रेजेंस में भी मोमबत्ती को जलाया जा सकता है या मोमबत्ती जलता रह सकता है। किसके प्रेजेंस में? क्लोरीन के प्रेजेंस में। तो कुछ ऐसे पदार्थ थे जो बिना वायु के संपर्क में, बिना ऑक्सीजन के संपर्क में रहे हुए ही वो जल रहे थे। कौन-कौन सा? मैग्नीशियम आपको ध्यान रखना है और साथ ही साथ मोमबत्ती। मैग्नीशियम किसके कारण जल रहा है? तो आप कहेंगे नाइट्रोजन के कारण। और जलती हुई मोमबत्ती किसके कारण जल रहा है? तो आप कह सकते हैं कि क्लोरीन के कारण। क्लोरीन के कारण भी मोमबत्ती जल सकता है। अब आते हैं ज्वाला के ऊपर, वो हमारा कम्बसन था यानी दहन था। अब ज्वाला क्या होता है? जब हम किसी भी चीज़ को जलाते हैं, तो जलाने के उपरांत क्या होता है कि उसमें से आप देखे होंगे कि ऊपर लौ की तरह, फ्लेम की तरह निकलता है। कुछ ऐसा करके लाल पीला जैसा कुछ ऐसा निकलता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आग जलाने पर ऐसा हमें फ्लेम दिखाई देता है, कुछ लौ हमें दिखाई पड़ते हैं। ये गैस भी देखो, गैस जलता है तो इस तरीका का फ्लेम उत्पन्न करता है। जब हम लाइटर को जलाते हैं तो ऐसा हमें जलता हुआ, मोमबत्ती भी जल रहा है तो मोमबत्ती भी देखो ऊपर में ऐसा हमें दिखाई दे रहा है। तो इसी को हम फ्लेम कहते हैं, इसी को हम फ्लेम कहते हैं। नीचे जो जल रहा है इसको हम दहन कहते हैं, ऊपर जो गैस के रूप में हमें दिखाई दे रहा है तो इसे हम फ्लेम कहते हैं। तो कह रहा है कि ज्वाला अग्नि का दृश्यमान गैसीय भाग है। ज्वाला जो है आग का एक दृश्यमान गैसीय हिस्सा है जो दहन की प्रतिक्रिया से उत्पन्न होता है। यानी ज्वाला हमें तभी दिखाई देगा जब दहन की क्रिया होगी। बिना दहन के ज्वाला हमें नहीं दिखाई पड़ेंगे। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि दहन हो ही ना और ज्वाला हमें दिखाई दे। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि दहन की क्रिया हो ही ना और ज्वाला हमें दिखाई दे। सूर्य में भी बच्चा दहन की क्रिया हो रहा है, वो भी सूर्य धधक रहा है, वहाँ भी दहन की क्रिया हो रही है और दहन की क्रिया होने के कारण हमें सोलर फ्लेम दिखाई देते हैं। तो कह रहा है कि दहन प्रतिक्रिया उत्पन्न होता है, प्रतिक्रिया से ही उत्पन्न होता है जिससे ऊष्मा और प्रकाश निकलता है। जलने पर सभी पदार्थ ज्वाला उत्पन्न नहीं करते। ऐसा नहीं होगा कि सभी पदार्थ जले और सभी पदार्थ जलकर ज्वाला ही उत्पन्न करे, ऐसा नहीं हो सकता है। जैसे आप कोयला को जला लो, कोयला को जब आप जलाते हैं तो कुछ समय के बाद देखते हैं कि उसमें से केवल हीट निकलता है, फिर ज्वाला नहीं निकलता है। कोयला को जलाने से हीट निकलते हैं, ज्वाला नहीं निकलता है। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये हमारा आज का पूरा टॉपिक कवर होता है और यहीं पर हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन यानी रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण जो है बच्चा, वो पूरी तरीक़ा से खल्लास होता है, पूरी तरीक़ा से समाप्त होता है। तो हमने हर वो बेसिक से बेसिक चीज़ों को आपको बेहतर ढंग से समझाने का प्रयास किया है। होपफुली कि आपने बेहतर ढंग से समझा भी होगा, आपका कांसेप्ट क्लियर भी होगा। फिर भी आपको अगर किसी भी प्रकार से डाउट रह जाता है बच्चा, तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बता दें कि क्या समस्या रह गया है। तो इसका वन शॉट वीडियो लाकर हम आपको आपके जो भी डाउट है उसको हम क्लियर कर देंगे। अब आपका कार्य है कि आप रासायनिक अभिक्रिया के जितने सारे क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर में बना बना हुआ जितना सारा क्वेश्चन है, उन सभी क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस खुद से कर लें। क्योंकि बच्चा एग्ज़ाम आपको देना है, तो आपको ही मेहनत करना होगा। जब आप खुद से मेहनत करेंगे, तो आपका और भी कांसेप्ट बेहतर होगा।
बात समझ गए? तो चलिए बच्चा, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट हम अभ्यास में नेक्स्ट चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और इस चैप्टर का पूरी तरीक़ा से बच्चा रिवीजन अवश्य कीजिए। चलिए, फिर मिलेंगे।